इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसको कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने 6 इन्वेस्टमेंट स्कीम को चूज़ किया है, जिसमें कि पहला है सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि हम में से हर एक लोगों का बैंक अकाउंट में जो खाता होता है वो सेविंग का ही होता है, उसमें हम डिपॉजिट करते रहते हैं समय समय पे। सेकेंड नंबर पे है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि हमें कुछ समय के लिए यदि पैसे की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको फिक्स कर देते हैं। और थर्ड नंबर पे है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीपीएफ। और फोर्थ नंबर पे है नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि एक ऐसी स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। इसमें रिटायरमेंट के लिए यदि आप सेव करना चाहते हैं तो आप नेशनल पेंशन स्कीम को चूज कर सकते हैं। और पांचवा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्कीम जो आपके पास अवेलेबल है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटियों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए योजना चलाई गई है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकता है। और छठे नंबर पे जो कि बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरह इमर्ज हो रहा है वो है म्यूचुअल फंड, यानी इस समय काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कि हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब इस 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हम 7 पैरामीटर्स पे हम कंपेयर करेंगे। तो पहला पैरामीटर्स हमारा होगा रिस्क फैक्टर, यानी कि इसमें से 6 में से यदि किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप चूज करते हैं तो उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, लिक्विडिटी कितनी रहेगी। लिक्विडिटी मतलब कि आपको यदि पैसे की जरूरत यदि पड़ जाए तो कितनी जल्दी वो, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको इजीली जो है पैसा अवेलेबल करा देगा। और थर्ड नंबर पे टैक्स बेनिफिट, यानी इनकम टैक्स में आपको इस इन्वेस्टमेंट स्कीम पे जो भी इनकम आपको अर्न होगा उस पर कितना टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, और जो आप यहाँ अर्न करेंगे उस पर टैक्स कितना आपको पे करना होगा, रिटर्न कितने आएंगे, ये भी एक पैरामीटर हमारा होगा। और उसके बाद टाइम लिमिट, यानी कि आप कितने साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको भी देखेंगे, तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद गोल, आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करने के लिए दोस्तों लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लक्ष्य को भी इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा जो फाइनल जो क्वेश्चन वो ये है कि हम इसमें से जब कंपेयर करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है कि विच वन इज बेटर, यानी इनमें से कौन सा बेहतर है। मतलब एसबी, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, एनपीएस, एसएसए, म्यूचुअल फंड, यानी कि इस 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में कौन सा बेहतर है हम इस पैरामीटर पे जज करके पता लगाएंगे। सो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट। इसको हम यहाँ पे 5 पैरामीटर्स पे हम जज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो पैरामीटर है वो है रिस्क फैक्टर, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट में रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है। यदि आपका सेविंग में पैसा पड़ा हुआ है तो उसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 5 लाख तक का जो डिपोजिट है वो गारंटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, इससे रिस्क बहुत कम होता है सेविंग में। लिक्विडिटी की बात कर ली जाए कि यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप सेविंग अकाउंट से एनी टाइम आप पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद टैक्सेशन की बात की जाए तो जो आप ब्याज कमाते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। लेकिन यदि आपने पोस्ट ऑफिस में यदि सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो यदि आपका अकाउंट सिंगल अकाउंट है तो उसमें 3500 रुपये तक का ब्याज में आपको छूट मिल जाती है, और ज्वाइंट अकाउंट यदि है तो 7000 रुपये तक का छूट मिल जाता है। लेकिन यदि आप बैंक में यदि डिपॉजिट अकाउंट आपने खुलवा रखा है तो बैंक में आपको कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं मिलता है। ठीक है। इसके बाद यदि आपको इंटरेस्ट इनकम हुआ है तो आप इंटरेस्ट इनकम में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलती है, यानी कि डिडक्शंस आपको मिलता है। इसके अलावा आपको डिडक्शन मिलता है, तो डिडक्शन आपको 10,000 रुपये तक का डिडक्शन भी मिलता है, जो कि सेक्शन 80 टीटीए में आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न देखिए डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस में है। तो यदि आपका अकाउंट बैंक में है तो आपको 3% का रिटर्न मिलता है सालाना, पोस्ट ऑफिस में है तो 4% का मिलता है, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो 4 से 5% तक का ब्याज मिलता है, जो कि बहुत ही लो होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन हर साल 7% के रफ्तार से बढ़ता है, 7% के आसपास इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर। तो उस हिसाब से रिटर्न की यदि बात की जाए तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। तो बेसिकली जो सेविंग अकाउंट है ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न होता है बहुत ही लो होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी वाला जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसको भी हम इस पैरामीटर पे जज करेंगे। तो पहला है रिस्क फैक्टर। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में भी रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है, यानी कि आप एक सर्टेन पीरियड के लिए आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, आपका पैसा उसमें सुरक्षित रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उस डिपॉजिट के ऊपर
गारंटी देती है, इसलिए सुरक्षित रहता है। सेकेंड है पैरामीटर की क्या लिक्विडिटी इसमें बहुत ही हाई होती है, यानी कि आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी एफडी तोड़वा करके भी अपना काम कर लेते हैं। टैक्सेशन की बात की जाए तो टैक्सेशन देखिए, इसमें जो भी फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट पे 10% का टीडीएस कटता है। 10% का टीडीएस कब कटेगा? जब आपका ब्याज साल भर में 40,000 के ऊपर जाएगा। सीनियर सिटीजन यदि है तो उसका ब्याज यानी फिक्स डिपॉजिट पे यदि 50,000 के ऊपर यदि ब्याज सीनियर सिटीजन को मिलता है तो उसको 10% के हिसाब से टीडीएस कट जाता है, वो टीडीएस जमा हो जाता है। ये टैक्सेशन जो है चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट के ऊपर। और फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यानी कि आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखानी पड़ेगी। यदि आपको ये टीडीएस पे डिडक्शन, टीडीएस को यदि आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। इसके बाद टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो यदि आप फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए कराते हैं, यानी लॉक इन पीरियड उसका 5 साल तक का होता है, तो आपको 80C में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। यानी कि आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो अमाउंट आप एफडी कराते हैं उस पर आपको 1.5 लाख तक का 80C में डिडक्शन मिल जाता है। रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न फिक्स डिपॉजिट में 6% से लेकर 7.5% तक का रिटर्न होता है, जो कि लो ही होता है, क्योंकि टीडीएस के बाद ये रिटर्न जो है 6.75% का हो जाता है। अगेन इन्फ्लेशन के बराबर लगभग जो एफडी का रिटर्न आपको मिलता है वो आपके इन्फ्लेशन के बराबर होता है। यानी कि एफडी में जो पैसा आप डाल रहे हैं जो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, तो उस इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो महंगाई के हिसाब से ही लगभग बराबर होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। इसमें रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फंड होता है और इसमें भी गारंटेड होता है, जो भी पैसा जमा किया जाता है वो मिलता है। और लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिक्विडिटी इसमें बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसका लॉक इन पीरियड ही 15 साल के लिए होता है। विच मीन्स कि यदि आप 15 साल तक का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप पीपीएफ में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मत करिए। तो लेकिन अब क्या है कि यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ जाता है तो इमरजेंसी केसेस में आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं पीपीएफ से, और आप इसको क्लोज भी करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो रूल्स क्या हैं जो कि आपको फॉलो करनी है? तो सबसे पहले तो हम पार्शियल विड्रॉल के रूल्स देख लेते हैं कि क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो पार्शियल विड्रॉल में हम देखते हैं कि आप अकाउंट ओपनिंग से 5 साल के बाद जो है पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया हुआ। और कितना विड्रॉ कर सकते हैं? तो जो बैलेंस आपका पीपीएफ में पड़ा हुआ है उसका तकरीबन 50% ही आप विड्रॉ कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद प्री मैच्योर क्लोजर हम देख लेते हैं कि किस सिचुएशन में आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। तो इसमें कई सारे केसेस दिए हुए हैं जिसमें कि आप प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। तो प्री मैच्योर क्लोज कराने के लिए भी आपको 5 साल के बाद ही आप इसको क्लोज करा सकते हैं। अब इसमें है कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज हो गई हो, या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, या आप नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल बन चुके हैं, एनआरआई बन चुके हैं, तो यदि आप इन केसेस में फॉल करते हैं तो आप इसको प्री मैच्योर क्लोज भी करा सकते हैं। लेकिन आपको 1% का जो है पेनल इंटरेस्ट लगता है, जो कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही एडजस्ट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट वगैरह क्या होती है। तो पहला तो देखते हैं कि टैक्सेशन, यानी कि जो पीपीएफ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता है, और मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। अब टैक्स बेनिफिट यानी डिडक्शंस आपको कितना मिलता है? तो पीपीएफ में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन 80C में मिल जाता है। रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न बहुत ही कम होता है, यानी कि 7.1% एक लो रिटर्न है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस समय 7.1% का रिटर्न पीपीएफ पे है, इसलिए बढ़ता और घटता रहता है। तो अभी के रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो इन्फ्लेशन यदि 7% है तो पीपीएफ का जो रिटर्न है वो ज़्यादा है, यानी कि एक बेहतर ऑप्शन है। यदि हम फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बैंक के अकाउंट से यदि कंपेरिजन करें तो पीपीएफ के एक बेहतर ऑप्शन माना गया है। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस एक बेहतर ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो कि 2 तरीके का होता है। एक टायर 1 अकाउंट होता है और दूसरा होता है टायर 2 अकाउंट।
टायर वन अकाउंट बेसिकली एक रिटायरमेंट स्कीम होती है, यानी कि जो इंडिविजुअल इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपने रिटायरमेंट के लिए ही करते हैं, तो एक तरीके से इसको हम रिटायरमेंट अकाउंट बोल सकते हैं। और दूसरा होता है टायर टू अकाउंट। टायर टू अकाउंट ऐसे लोगों के द्वारा खोला जाता है जो कि जिनके पास की टायर वन अकाउंट ऑलरेडी है, और ये जो है म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, और ये इसमें इंडिविजुअल्स जो पर्सन है वो कभी भी पैसा वॉलंटरीली डाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है। तो टायर टू अकाउंट एक जस्ट लाइक एक सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट या फिर ऐसा कर लीजिए म्यूचुअल फंड की तरह ही ये काम करता है। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं टायर वन अकाउंट। तो टायर वन अकाउंट में जो है रिस्क फैक्टर मॉडरेट होता है, क्योंकि एनपीएस में जो पैसा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन इक्विटी में चला जाता है, जिसके वजह से कि रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लिक्विडिटी की बात की जाए तो इसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है पैसा वो रिटायरमेंट तक के लिए पैसा लॉक हो जाता है, लेकिन आप पार्शियली विड्रॉ भी कर सकते हैं। और पार्शियल विड्रॉ आप इंटायर एनपीएस यानी 60 साल के लिए यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डाल लें तो आप 3 बार ही केवल इसमें से पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात की जाए तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा आपको मिलता है उसका 60% टैक्स फ्री होता है, और बाकी जो 40% होता है वो एन्यूटी परचेस के लिए आपका उसमें पड़ा रहता है, एन्यूटी परचेस के लिए, जिसपे कि आपको मंथली पेंशन मिलता रहता है जब तक कि आप जिंदा रहते हैं। तो वो मंथली पेंशन जो है आपका टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में। और इसके बाद बात की जाए टैक्सेशन बेनिफिट की, तो टैक्सेशन बेनिफिट इसमें अंडर सेक्शन 80 CCD1 80 CCD2 में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा 50,000 का डिडक्शन और एक्स्ट्रा आपको 80 CCD1B में आपको मिल जाता है। रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न आपको 9% से लेकर 12% तक का रिटर्न इसमें मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है रिटर्न, और इन्फ्लेशन से ही ये काफ़ी बेहतर रिटर्न इसमें आपको एनपीएस में मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि बेटियों के लिए काफ़ी वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना चलाई गई है। तो इसमें यदि बात की जाए, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो रिस्क की बात की जाए तो इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, इसलिए बहुत ही कम इसमें। इसके बाद लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिक्विडिटी इसमें भी बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी ही 21 साल के लिए होती है। लेकिन यदि आप 18 साल के ऊपर यदि आपकी बिटिया का एज हो जाता है तो बिटिया की पढ़ाई के लिए आप जो है पार्शियल इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात की जाए तो इसमें जो भी आपका इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपको मिलता है वो सब फुली एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो अंडर सेक्शन 80C में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन इसमें मिल जाता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट आप जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में उसमें आपको लगभग 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न आपको इसमें 7.6% से लेकर 9% तक का रिटर्न आपको मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है इन्फ्लेशन से, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ये रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सेविंग का, वो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में जो रिस्क फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है एसेट क्लासेस के ऊपर। अभी एसेट क्लासेस क्या होते हैं, एसेट क्लासेस के लिए हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड को चूज करते हैं, उस पर रिस्क डिपेंड करता है। यदि आप लार्ज कैप फंड को चूज करते हैं तो उसमें रिस्क जो है मॉडरेट होता है। मिड कैप फंड को चूज करते हैं तो रिस्क हाई होती है। स्मॉल कैप को चूज करते हैं तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। डेप्ट फंड को चूज करते हैं तो उसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि डेप्ट फंड इज जस्ट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट। इसके बाद रिस्क की हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिक्विडिटी यानी कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप म्यूचुअल फंड से कभी भी इसमें निकाल सकते हैं पैसा, और इसमें लिक्विडिटी हाई होती है। टैक्सेशन देखिए 2 तरीके से इसमें चार्ज किया जाता है। पहला होता है कि डिविडेंड से इनकम आपको यदि हो रही है तो उस पर टीडीएस कटता है, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो 2 तरीके से इस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। किस तरीके से चार्ज किया जाता है, तो सबसे पहले तो डिविडेंड इनकम को हम देख लेते हैं कि डिविडेंड इनकम में किस तरीके से टैक्स चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे यदि आपका डिविडेंड साल भर में यानी कि एक ईयर में आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे जो भी आप डिविडेंड अर्न करते हैं 5,000 से ज़्यादा यदि डिविडेंड आपको मिल रहा है तो उस पर टीडीएस 10% के हिसाब से म्यूचुअल फंड एएमसी काट लेगी और आपको जमा करा देगी आपके पैन नंबर पे।
लेकिन ये जो डिविडेंड जो कट रहा है, ये बेसिकली जो लोग डिविडेंड ऑप्शंस चूज करते हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में, उन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि आप जो है यदि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचते हैं तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आता है, यानी साल भर बाद यदि उसको सेल करते हैं तो 1 लाख के ऊपर यदि आपका गेन हुआ है तो आपका 10% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ता है। और यदि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका है, यानी 1 साल के पहले यदि आप यूनिट्स को बेचते हैं और उस पर गेन आपको यदि होता है, तो चाहे कोई भी गेन अमाउंट हो, 15% का आपको टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे पेमेंट करना होता है। इसके बाद टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो टैक्स बेनिफिट म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ ईएलएसएस पे मिलता है, जिसका कि लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होना चाहिए। और 80C में आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको मिलता है। बाकी कोई भी स्कीम आप लेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड में कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न इसमें ज़्यादा होता है, 12 से 15% का एक ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे ने लिया हुआ है, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। तो हम यदि रिटर्न की बात की जाए म्यूचुअल फंड की तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ज़्यादा होता है, विच मीन्स कि यदि आपका इन्फ्लेशन 7% से यदि बढ़ रहा है हर साल और आपको 12 से 15% यदि आपका म्यूचुअल फंड जनरेट करके दे रहा है तो आपका रिटर्न जो है बेहतर है इससे। सेविंग्स के इन 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हमने 5 पैरामीटर्स पे तुलना तो कर ली, यानी कंपेयर हमने कर ली। अब हम यह भी देखेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमें कब यूज करनी चाहिए। इसके लिए ये दो पैरामीटर पे निर्भर करता है। पहला है टाइम लिमिट और दूसरा है गोल्स। टाइम लिमिट का मतलब हुआ कि यानी कि आप कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। गोल्स मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि आने वाले समय में हमें किस चीज के लिए कितना पैसा चाहिए। इसके लिए यहाँ पर इन 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का एक कंपैरिजन चार्ट हमने बनाया हुआ है। तो पहले हम सेविंग अकाउंट को देखते हैं कि सेविंग अकाउंट में रिस्क तो बहुत ही कम होता है, लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, आप कभी भी पैसा इसमें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट भी इसमें लो होती है, रिटर्न भी कुछ खास नहीं होता है, लो ही होता है। इसलिए सेविंग अकाउंट का यूज़ आपको तभी करना चाहिए जब आपका समय 6 महीने के अंदर के बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे कि स्कूल का फीस जमा करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना, रेंट पेमेंट करना या घर के खर्चों के लिए हो, तभी आप सेविंग अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट की बात की जाए तो इसमें भी रिस्क कम होता है, लिक्विडिटी हाई होती है, आप जब चाहे तब इसमें पैसा डाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और टैक्स बेनिफिट भी इसमें कम मिलती है और रिटर्न भी कुछ खास नहीं होता है। इसलिए फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल यूज़ आपको तब करना चाहिए जब आपका 6 महीने से 2 साल तक के लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म्स के आपके गोल हो, तब आप यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के गोल जैसे कि कार खरीदना हो, हॉलीडे के लिए जाना हो, कोई गैजेट्स खरीदना हो या शादी विवाह के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप फिक्स डिपॉजिट को चूज कर सकते हैं। पीपीएफ की बात की जाए तो इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है और लिक्विडिटी भी कम होती है और टैक्स बेनिफिट इसमें ज़्यादा होता है, रिटर्न इसमें भी कुछ खास नहीं होता यानी लो होता है। इसलिए पीपीएफ का यूज़ आपको तभी करना चाहिए जब आपका 15 साल का टाइम लिमिट हो और लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया हो, तो आप पीपीएफ का यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जैसे कि आपको शादी करनी है किसी की, या फिर बच्चों का हायर एजुकेशन आपको कराना है, या आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट आप कराने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप पीपीएफ का यूज़ कर सकते हैं। एनपीएस में रिस्क फैक्टर मॉडरेट होता है क्योंकि यहाँ पे इक्विटी इन्वॉल्व होता है और इसमें लिक्विडिटी भी कम होती है, टैक्स बेनिफिट इसमें ज़्यादा होती है और रिटर्न भी इसमें ज़्यादा होता है। इसलिए आप एनपीएस का यूज़ तभी कर सकते हैं जब आप रिटायरमेंट तक के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और आपका गोल बहुत ही ज़्यादा लंबे समय का हो और टैक्स बेनिफिट की बात किया तो टैक्स इसमें ज़्यादा, यानी कि इसमें एग्जांपल रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इसलिए आपको सुकन्या समृद्धि योजना का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपका नज़रिया 21 साल का हो, यानी बहुत ही लॉन्ग टर्म का यदि आपका व्यू हो, नज़रिया हो, तो आप एसएसए में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड के एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए, तो आप एसएसए को चूज कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है एसेट्स क्लास के ऊपर, यानी कि आप कौन सा फंड ले रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और लिक्विडिटी की बात की जाए तो इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, टैक्स बेनिफिट इसमें बहुत ही कम होता है और रिटर्न बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड का यूज़ तब आप करें जब आपका टाइम लिमिट 2 साल से लेकर 5 साल या उससे ज़्यादा को हो, तो आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो गोल होने चाहिए आपके लॉन्ग टर्म, मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के गोल होने चाहिए। जैसे कि आपको हाउस खरीदना है, कार खरीदनी है, या शादी विवाह करनी है, या मेडिकल के लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे इस कंपैरिजन टेबल से आपको देखने से क्या लगता है कि रिटर्न किसमें सबसे ज़्यादा है, तो रिटर्न सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि आप किसमें इसमें फॉल कर रहे हैं, उसके अनुसार आप इन्वेस्टमेंट को चूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी यदि आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।